जय हिंद। आज हम समझेंगे परमाणु की संरचना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की स्थिति। इसके बाद परमाणु संख्या, परमाणु भार, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक और जो आइसोटोप्स होता है उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है, परमाणु का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। परमाणु कैसा होता है? गोलाकार। इसके बीच में जो होता है न्यूक्लियस होता है, बीच में नाभिक होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इसमें उदासीन न्यूट्रॉन और धन आवेशित प्रोटॉन होता है। मतलब जो परमाणु का जो भार होता है एक्चुअल में वो नाभिक पर ही स्थित होता है। तो नाभिक के भार को ही हम परमाणु का भार कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये जो हम कहते हैं ये तो हमारा न्यूक्लियस हुआ। और इसके बाहर ये हुआ कक्षक, इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु का आकार गोलाकार होता है और इसी के बाहर विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। केंद्र को क्या कहते हैं? हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक धन आवेशित होता है। क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन हो गया उदासीन और प्रोटॉन हो गया धन आवेशित, इसलिए हमेशा नाभिक कैसे हो जाएगा? धन आवेशित होगा। और जो परमाणु का कुल द्रव्यमान होता है वो नाभिक में ही होगा। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन में नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है और लगातार चक्कर लगाता है। इसलिए जो परमाणु का कुल द्रव्यमान है वो नाभिक के द्रव्यमान के बराबर ही होगा। मतलब परमाणु का जो द्रव्यमान है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। नाभिक की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इन सारे चीज़ों को जो बहुत सारे मॉडल है, मैक्सवेल का मॉडल है, रदरफोर्ड का, डाल्टन का, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा। अभी कुछ बेसिक सा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। तो ये होगा हमारा न्यूक्लियस, और जो कण होते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नाभिक से बाहर है। तो न्यूक्लियॉन में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही शामिल है। अब हम चलते हैं परमाणु संख्या, या इसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो इसकी खोज मोस्ले ने की थी और इसे कैपिटल जेड से दर्शाया जाता है। इसे कैपिटल जेड से दर्शाया जाता है। किसी परमाणु के जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या हुआ? जेड। और प्रोटॉनों को किससे दिखाते हैं? पी से। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हमेशा आपका क्या होगा? भले ये सब हमेशा हमेशा इक्वल होगा। लेकिन देखिए, परमाणु का जो क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घटता बढ़ता रहता है, इसलिए नहीं मान सकते इसको। अब आती है हमारी द्रव्यमान संख्या, या उसी को हम एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कहते हैं। तो इसे दर्शाया जाता है ए के द्वारा। और नाभिक में जो उपस्थित है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संख्याओं को ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या का मतलब तो हम पहले ही समझ चुके हैं। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हमारी परमाणु संख्या हो गई। तो ए से किसको दर्शाया जाता है? द्रव्यमान संख्या को। पी से किसको दर्शाया जाता है? प्रोटॉनों की संख्या को। और एन जीरो से न्यूट्रॉनों की संख्या को। और जेड क्या है? हमारा परमाणु संख्या है। तो फार्मूला के फॉर्म में देखेंगे तो हमारा ए इज इक्वल्स टू एन प्लस पी हो जाएगा। मतलब भार बराबर एन प्लस पी। और ए का मान क्या हो जाएगा? भार। यहाँ पर हमारा परमाणु भार है। और उसके बाद न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दोगे, मतलब प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ो या न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ो, तो दोनों मिला के परमाणु भार ही बनेगा। तो इसके पीछे मत भागिए, ऐसे ही समझ आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमको समझना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु की संख्या ऋण आवेशों की संख्या। ठीक है, उदाहरण है, हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो आपको समझ आएगा। जैसे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है और परमाणु भार होता है 27, है ना। अब इसमें हम समझते हैं। देखिए, तो हमने क्या कहा? परमाणु भार ए बराबर कितना कहा? 27 कहा। अब इसमें परमाणु क्रमांक बराबर कितना है? जेड इज इक्वल टू हमारा 13 है। और जितना जेड है उतना ही हमारा क्या हो जाएगा? हमारा प्रोटॉनों की संख्या भी हो जाएगी। और उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ हम पर प्रोटॉनों की सॉरी परमाणु परमाणु क्रमांक। और ये हुआ हमारा प्रोटॉनों की संख्या, ये हुआ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हुआ परमाणु भार। तो यहाँ से हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। हम न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? जो हमारा परमाणु भार है जेड इज इक्वल टू, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के भार के बराबर ही होता है। तो न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर जेड में हम पी को घटा देंगे, तो जेड की वैल्यू है हमारी 27 और प्रोटॉन की वैल्यू है हमारी 13। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारा 14। तो ये 14 आ गया हमारे न्यूट्रॉन की संख्या। या डायरेक्ट घटाइए आप यहाँ पर से ऐसे। देखिए, डायरेक्ट घटाइए। 27 ऋण 13 बराबर 14, ये क्या हो गया? हमारी न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया हमारा परमाणु भार। तो ज़्यादा इसके टेक्निकल चीज़ में मत पढ़िए। सिंपल सा चीज़ होता है, वो बड़ी आसानी से समझ में आपको
आ जाएगा। मैं एक दूसरी फार्मूला लेके बता देता हूँ। जैसे कैल्शियम का होता है 20 और परमाणु भार होता है 40। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या या बोलो प्रोटॉनों की संख्या या फिर परमाणु क्रमांक तीनों एक ही होगा, कितना हो जाएगा 20। और परमाणु भार हमको निकालना है तो न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए, और न्यूट्रॉन की संख्या कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। तो ए का वैल्यू कितना दिया है 40 और हमारा प्रोटॉन की संख्या कितना दिया है 20, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया 20। तो इस प्रकार हम न्यूट्रॉनों की संख्या क्या निकल गई 20 निकल गई। तो यहाँ पर देखो 20 क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और 40 क्या है हमारा ये परमाणु भार है। तो सीधी सी बात यही घटाया करो, 40 में 20 निकला तो क्या आ गया न्यूट्रॉनों की संख्या निकल गई हमारी, और वो तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक एक ही है। तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये बड़ा इजी है। अब हमको समझना है संभारिक को। संभारिक जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट लग रहा है हमको, भार समान होगा, है ना। तो वे तत्व जिनका परमाणु भार समान होता है उसे संभारिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लिखे हैं 6 कार्बन 14। देखो यहाँ पर 6 कार्बन 14 है और 7 नाइट्रोजन 14 है। तो ये जो ऊपर वाला है ये हमारा भार है, आप देख रहे हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे संभारिक। हालांकि इसका परमाणु क्रमांक 6 है इसका और इसका 7 है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होगी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी। यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 में 6 घटाओगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 8 मिल जाएगा। और यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग आएगा। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर चेंज हो गई। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या 14 में 7 घटाओगे तो 7 आया। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है वो तो सब एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो भार है वो हमारा कितना है 14 है। और जो हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या है वो चेंज आ रहा है। न्यूट्रॉनों की संख्या जो हमारी आ रही है वो 6 आ रही है। जबकि यहाँ पर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक एक ही मतलब हुआ, ये हमारा 7 आ रहा है। अगर हम परमाणु भार को देखेंगे तो यहाँ पर तो दोनों सेम है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी अंतर। तो समभारिक जो होगा उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा अलग अलग आएगी, लेकिन भार हमेशा क्या होगा एक ही आएगा। तो इन दोनों का भार तो एक है। जैसे देखो आर्गन 40, 18 यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक है। उसी प्रकार कैल्शियम देखो 40, तो दोनों का भार तो एक ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, अब आती है बात सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक नाम में ही स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। जैसे यहाँ पर देखो 12, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको शायद वो छोटा सा लिखा है तो दिख नहीं रहा होगा। 12 मैग्नीशियम 2+ है, ये आयन है ये, ठीक है 2+। ये 2+ की स्थिति तभी आएगी जब मैग्नीशियम ने अपने अंतिम कोष से 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 12। ठीक है, ये लिखा हुआ है 12, या फिर इसको मैं हटा देता हूँ सीधी सी, और कन्फ्यूजन होने से अच्छा है मैं लिख देता हूँ Mg2+। और दूसरा है हमारा Al3+। अब दोनों को हम देखते हैं। मैग्नीशियम का कितना है 12, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया 2+, मतलब 2 दे दिया है, इसलिए कितना आया 10। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 13, 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया तो कितना आ गया 10। तो Mg2+ और Al3+ क्या हुआ हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक हुआ। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को निकाला, सॉरी, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए ऑक्सीजन में 2- दिया हुआ है ना, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8। अब 2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये लिया है, मतलब +2 करेंगे तो कितना आ गया 10। तो अब Mg2+, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम का आयन और ऑक्सीजन का आयन 2- आयन, ये तीनों क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो ऐसा क्वेश्चन में अक्सर कर आते रहता है, तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, आप निकाल लेना। इसके बाद आता है हमारा आइसोटोप। तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, इसलिए उसको समस्थानिक, भाई पीरियोडिक टेबल में जब एक ही स्थान में रहेंगे तभी तो समस्थानिक कह लेंगे। तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो तो उन्हें क्या कहेंगे समस्थानिक। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या ही अलग आएगी। अब देखो ये है हमारा हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हमारा 1s2 ड्यूटेरियम, और उसके बाद आता है 1s3 जिसको हम ट्रिटियम बोलते हैं। इसको हाइड्रोजन, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्रिटियम बोलते हैं। तो यहाँ पर समस्थानिक देखो, अब समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक सबका क्या हो गया हमारा सेम आ रहा है। देखो एक, यहाँ पर सबका परमाणु क्रमांक एक आ रहा है। और यहाँ पर लेकिन अगर आप न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालोगे तो 1 - 1 कितना हो गया 0। डायरेक्ट निकाल देता हूँ मैं, 1 - 1 0।
यहाँ पर 2 - 1 कितना आएगा, 2 - 1 1, और यहाँ पर 3 - 1 2। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो गई। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग हो गई, इसलिए भार अलग अलग आ रहा है। देखो यहाँ पर भार का मतलब क्या होता है, भार का मतलब होता है कि हमारा यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसी को हम भार कहते हैं। तो देखो प्रोटॉन की संख्या 1 हो गया और यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 है, भार हो गया 1। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 1 हो गई और हमारी न्यूट्रॉन की संख्या 1 हो गई, इसलिए 2 आ गया। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या 2 हो गई, यहाँ पर हमारा जो प्रोटॉन की संख्या 1 है, इसलिए 2 और 1 जुड़ा तो 3 आ गया। तो इसे हम कहते हैं समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अन्य चीज़ों की भी समस्थानिक देख सकते हो, जैसे कार्बन की भी 3 समस्थानिक होते हैं ना, 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14 और 6 कार्बन 15। तो इसका मैं आपको निकाल नहीं रहा हूँ कैसे समस्थानिक हैं, इसको आप लोग मेरे को कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। क्योंकि एक तो मैं बता दिया हाइड्रोजन का, उसी तरह से आप इसका निकाल दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 6 6 सब बराबर है, लेकिन सबका जो भार है वो अलग अलग है, सिंपल सी चीज़। तो सबकी न्यूट्रॉन की संख्या बड़ा इजी है, यहाँ से आप निकाल लेना। ठीक है, तो 12 में 6 घटा लेना, 14 में 6 घटा लेना, 15 में 6 घटा लेना, सिंपल सा चीज़ है यार। तो इसे समस्थानिक कहेंगे। उसी तरह से यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं, 92 यूरेनियम 235 और एक और है देखो 92 यूरेनियम 238। तो यहाँ पर देखो 92 है वो परमाणु क्रमांक है, सेम है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग आ रहा है। तो सीधी सी बात है यार, यहाँ पर जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो अलग अलग होती है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। जब भी समस्थानिक आएगा वहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, समिलेक्ट्रॉनिक को समझा, और परमाणु के अंतर्गत जो न्यूक्लियन होता है, ठीक है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जो कि नाभिक के बीच में होता है, और उसके बाद उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है जिसे हम कक्षक कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम परमाणु की संरचना को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक अपना स्टडी कंटिन्यू रखिएगा, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद दोस्तों।